बीते 72 घंटे में नीट केस को लेकर परिवार वालों को 2 बार धमकी भरा खत मिल चुका है। किचन के रास्ते ये धमकी भरा खत कौन फेंक रहा है? कौन है जिसे पहले एसआईटी जांच से परेशानी थी और अब सीबीआई जांच से परेशानी है? कौन है जिसको परेशानी इस बात से है कि घर वाले कहीं मुंह ना खोल दे? क्योंकि घर वालों से जिस हिसाब से सीबीआई की टीमें बार बार पूछताछ कर रही है, कई कई घंटे पूछताछ कर रही है, भाई का मोबाइल ले लिया गया है, उस मोबाइल के जरिए बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है। कौन है जिसे इस बात का डर है कि परिवार वाले भी कुछ जानते हैं और वो बता सकते हैं? जिसकी तरफ इशारा करने की कोशिश पप्पू यादव ने की थी, अब तो प्रशांत किशोर भी खुलकर बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें हाई प्रोफाइल लोगों की, सफेद पोस्ट लोगों की भूमिका है। यानी वो हाई प्रोफाइल कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो नेता हो सकता है, वो अधिकारी हो सकता है। तो पहले तो पप्पू यादव कह रहे थे, अब प्रशांत किशोर भी इस मुद्दे पर बेबाक होकर अपनी बात रख चुके हैं कि अभी तो हम लोग चुप हैं, सीबीआई को थोड़ा वक्त दे रहे हैं कि सीबीआई इस जांच को कहां लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद अगर हमें लगा कि सीबीआई जांच प्रक्रिया को ठीक से नहीं बढ़ा रही है तो हम लोग आगे आएंगे। हम सबको यह याद रखना होगा कि जब एसआईटी का गठन हुआ था उससे ठीक 24 घंटे पहले प्रशांत किशोर जहानाबाद में पीड़िता के घर पहुंचे थे। मां से मुलाकात की, एसएसपी से मिलने का या मुलाकात करने का वादा किया और उसके बाद मिले भी, और तब आनंद फानंद में एसआईटी का गठन हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे केस में सबसे बड़ी भूमिका उन लोगों की ही रहेगी जो खुद राजनीति से जिनका ताल्लुक है, जो ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका उठना बैठना, जिनका ताल्लुक कहां कहां के लोगों से है। जैसे 2 नामों को लेकर पप्पू यादव ने इशारा कर दिया। एक का नाम आधा अधूरा ही बताया, संजय, जिसका टाइटल उन्होंने नहीं बताया, और एक का टाइटल जिसका गुप्ता बताया और उसका प्रॉपर नेम मतलब फर्स्ट नेम नहीं बताया। तो इन सारी बातों से देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि ये केस जितना आसान पहले दिख रहा था उतना आसान है नहीं। लेकिन सीबीआई इस वक्त क्या कर रही है, आप इस वक्त ये जानना चाह रहे होंगे। सीबीआई सबसे तो पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट को देख रही है, उसके बाद जो जो सीसीटीवी फुटेज है उन सीसीटीवी फुटेज के हर एक फ्रेम को देखा जा रहा है कि कहां से कोई क्लू मिले जिससे कि उस शख्स तक पहुंचा जा सके जहां पहुंचने की जरूरत है, जिसकी डिमांड घर वाले करें, जिसकी डिमांड आप करें, जिसकी डिमांड हम सब कर रहे हैं। मतलब कि कोई ऐसा पावरफुल जिसने इस केस को खराब करने की कोशिश की। आपको याद है ना, 2 थानेदार इस पूरे मामले में सस्पेंड हुए थे, हेमंत झा और इसके अलावा रोशनी कुमारी। इन दोनों से, रोशनी से अभी तो पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन हेमंत झा से पूछताछ हो रही है कि वही लापरवाह अधिकारी हैं जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी। एसएसपी ही नहीं माना, एसएसपी ने ही सस्पेंड किया, और उस वक्त भी हमने सवाल उठाया कि छोटी मछलियों पे कार्रवाई, शार्क और वेल पे कब, मतलब बड़ी मछलियां कब गिरफ्त में आएंगी। इन लोगों पर कार्रवाई इसलिए हुई थी ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो सके, और सीबीआई इस एंगल से भी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में आपको मिल सकता है यह सुनने में कि आनंद फानंद में किसके कहने पे, किसके प्रेशर से एएसपी ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ, लड़की ने जान खुद से दी है, नींद की गोली उसने खा ली थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया? जो पुलिसिया जांच का तरीका है उसमें यह मेंशन है कि आप शुरुआती वक्त में कोई भी कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। आपको कुछ भी, कोई भी स्टेप संदिग्ध लगे तो आपको वेट करना होगा। आप फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, यानी क्राइम सीन से जो चीजें उठाई जाती है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और उस रिपोर्ट से, जैसे पीड़िता के कपड़े से स्पर्म की पुष्टि हो गई, तो उससे इस केस के बारे में ये एकदम कंफर्म हो गया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब पुलिस ये जांचने की या सीबीआई ये जांचने की कोशिश कर रही है कि गलत तो हुआ है लेकिन किसने किया है, जहानाबाद में हुआ है या पटना में हुआ है, और किसने किया है। यहीं पे ये पूरा पेच फंसा हुआ है। ये तो कंफर्म हो गया है कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, लेकिन किसने किया और कितने लोगों ने किया, और क्यों बार बार हम सब शायद सवाल उठाएं तो लोग या सरकार के स्तर के लोग गंभीरता से ना ले, या डीजीपी ने भी इसको एक अलग तरीके की कहानी बनाने की कोशिश की है, एएसपी से लेकर एसएसपी ने इसे अलग थ्योरी देने की कोशिश की। लेकिन क्या प्रशांत किशोर इस मामले में अगर कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों की मिलीभगत है, सफेद पोस्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो ये क्या इशारा करता है? क्या वाकई ये आसान केस है? वैसे मैं आपको याद दिला दूं, बहुत बार याद दिलाई हूं, फिर से याद दिला दूं कि ये वही सीबीआई है
जिसने बिहार के कई सारे केसेस को खंगाला है, लेकिन कहीं अंजाम तक नहीं पहुंची है। शिल्पी गौतम कांड याद कर लीजिए। शिल्पी गौतम कांड बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल केस है, जिसमें नेताओं की मिलीभगत है, और ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और नए नेताओं को भी मालूम है कि किसकी भूमिका थी। लेकिन सब जानने के बाद भी इस मामले में तो चलिए एविडेंस नहीं है, उसमें तो सब कुछ था, और सब कुछ होने के बाद भी सीबीआई ने उस तरीके से एक्शन नहीं लिया कि उस केस का खुलासा हो सके या फिर सफेद पोश लोग गिरफ्त में आ सके। कुछ नहीं हुआ, और ठीक इसी तर्ज पे इस केस में भी आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन मैं आपके सामने हर दिन ये दोहराती रही हूं कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन पेशेंस रखने का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप सवाल मत पूछिए। आपके जहन में जो सवाल है वो जरूर उठाइए, जरूर पूछिए, क्योंकि बहुत हद तक प्रेशर काम करता है। और इस केस में आप शुरू दिन से देखिए, अगर हम सब ने आवाज नहीं उठाई होती, आपने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन नहीं चलाया होता, तो ये केस तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन एएसपी ने आके सामने सामने कह दिया कि नहीं नहीं, लड़की ने नींद की गोली खा ली है, अपनी जान खुद दे दी है। इसीलिए प्रेशर बहुत जरूरी है, चाहे वो सीबीआई हो, एसआईटी हो, सीआईडी हो, या बिहार के डीजीपी हो, या बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी हो। सबसे सवाल पूछना है, सबके ऊपर प्रेशर बनाना है, और तभी इस मामले में गहनता से जांच हो पाएगी। चलिए, हम इंतजार तो कर रहे हैं कि सीबीआई क्या कर रही है, लेकिन सीबीआई के हर दिन के मूवमेंट पे नजर रखना बहुत जरूरी है। वैसे जो लेटर का जिक्र मैंने शुरुआती वक्त में किया, उसके बारे में ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस केस में कुछ खुलासा हो। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जहानाबाद में कोई हाई प्रोफाइल और रसूखदार हो सकता है ना, कि वो व्यक्ति जिस नेता या जिसका भी हम नाम ले रहे हैं कि कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, उसका ताल्लुक वहीं से हो। इसकी भी गुंजाइश बनती है ना, इस बात की भी गुंजाइश बनती है ना कि पटना में एक पूरा रैकेट चल रहा है, और इस केस के खुलने से उस रैकेट का पर्दाफाश हो जाएगा। मतलब सिर्फ नीट पीड़िता की कहानी नहीं रह जाएगी, बल्कि ये इतनी लड़कियों की कहानी बन जाएगी जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं कि पटना के अलग अलग हॉस्टल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। वैसे अगर इन बातों पे यकीन अगर मैं ना भी करूं, तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड मेरे सामने है। मैं कैसे भूल जाऊं कि नाबालिग बच्चियों के साथ वहां पे क्या होता था, और कैसे उस केस में भी हाई प्रोफाइल लोगों का, नेताओं का की सबकी भूमिका थी। तो नीट केस ओपन ना हो, इसको लेकर बहुत लोग चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ, मैं फिर दोहराऊंगी आपके सामने कि एक लड़की की कहानी नहीं है। ये ऐसी न जाने कितनी लड़कियां होंगी जो ट्रैप हुई होंगी, जो किसी दरिंदगी की शिकार हुई होंगी। इसीलिए ना सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, बल्कि हर दिन आवाज उठाइए। कई बार मुझे भी लगता है कि आज मैं नीट केस पे क्या बात करूंगी, आज मैं क्या सवाल उठाऊंगी, आज तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, और मुझे लगता है कि शायद आप भी इंतजार करते हैं, मैं जिम्मेदारी समझते हुए हर दिन के डेवलपमेंट को पूरे दिन मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ कि अच्छा ये हुआ है तो क्या होगा, अगर ये हुआ है, ये स्टेप है तो क्या हुआ होगा। फिर उसके बाद मैं आप सबके सामने बात करने आती हूँ, इसलिए ताकि ये रिदम ना ब्रेक हो। अगर रिदम ब्रेक हुआ तो कुछ लोग आसानी से इस केस को रफा दफा कर देंगे। सो हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी और हम सबकी ये साझा जिम्मेदारी है कि इस बच्ची की लड़ाई और बिहार में रहने वाली तमाम लड़कियों की लड़ाई हम लड़े। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपसे भी ये कमेंट्स का इंतजार रहता है। फिलहाल आप फेसबुक पे हैं तो मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।